एक इंडेस का क्लास है जो प्रोफेशनल लोगों के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। जो लोग ऑलरेडी 2000 में 2001, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब कुल मिलाकर के 95 से लेकर के जो लोग, रादर मैं ऐसे बोलूं तो 2015 के पहले जो लोग पास कर लिए ना और उसके बाद इंडेस के साथ अपडेटेड नहीं है, वो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के पास किए और सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई और फील्ड में काम कर रहे हैं या जॉब भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को इंडेस के साथ एक्वेंटेड कराने के लिए, कस्टम्ड कराने के लिए, कंफर्टेबल कराने के लिए ये एक छोटा सा करीब 35-40 घंटे का एक कोर्स मैंने डिजाइन किया है और उसका आज ये पहला क्लास है। ओके, सो कहानी यही है कि आप एएस पढ़ के एग्जाम पास किए, आप इंडेस के साथ कंफर्टेबल नहीं हो और अब क्योंकि लिस्टेड कंपनियों को इंडेस फॉलो करके अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, आपने वो अभी तक सीखा नहीं है, तो ये एक मौका है 30-35-40 घंटे में आपको पूरा इंडेस का एक लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे। आप डिसेंट टाइप से इंडेस के, रादर सारे के सारे इंडेस के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। वही मेरी पुरानी स्टाइल में मैं आपको इंडेस कंप्लीट करवाऊंगा। लेट मी स्टार्ट विथ दी फर्स्ट टॉपिक, जिसको मैं बोलता हूं इंडेस का ओवरव्यू। कोर्स का नाम मैंने दिया इंडेस सिंप्लीफाइड। आसान तरीके से आपको इंडेस बताना है, तो आइए पहले हम लोग इंडेस के बारे में एक ओवरऑल पिक्चर लेते हैं कि क्या टोटल कहानी है इंडेस की। पूरी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इंडेस होता क्या है, इंडेस में कार्व आउट कार्विन क्या है, इंडेस के इम्प्लीमेंटेशन का हिंदुस्तान में रोड मैप क्या है, कब से अप्लाई हुआ या होने वाला है, जो भी बोलो, और लिस्ट ऑफ इंडेस क्या क्या है, किस किस सब्जेक्ट पे, किस किस टॉपिक पे इंडेस बनाया हुआ है। तो ये 4 टोटल चीजों का लेखा जोखा इस पर्टिकुलर टॉपिक में या चैप्टर में मैं आपके साथ, इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप स्क्रीन और मेरी तरफ लगातार देखते रहो। आपको कुछ लिखने विखने का जरूरत है, आप अपना नोट्स बना सकते हो, बट एज सच कोई लिखने की जरूरत नहीं है। आइए, इंडेस होता क्या है, व्हाट आर इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो सिंपल वर्ड में इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर IFRS कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड इन इंडिया टू सूट इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस विदाउट डिस्ट्रॉइंग द हार्ट एंड सोल ऑफ IFRS। अब आप लोग जानते होंगे IFRS लंदन में बनता है, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में, और बहुत ही ऑब्जेक्टिव और बहुत ही सुंदर और बहुत ही कंप्लीट अकाउंटिंग माना जाता है IFRS को। बहुत ही ब्यूटीफुल और सबसे लॉजिकल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अगर कोई करता है वर्ल्ड में तो वो IFRS करता है, और ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड मानता है। तो इंडिया ने जब इंडेस बनाने का कहानी स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला भाई हम लोग इंडेस जो बनाएंगे वो IFRS कन्वर्ज्ड बनाएंगे। इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी अपने US गैप को IFRS कन्वर्ज करने की, अब कहां तक कर पाया है मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन वो लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तो अपने इंडेस को IFRS कन्वर्ज्ड कर लिया है। 2, सारे IFRS विल बी इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल करवाना है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के ऊपर इंडेस एप्लीकेबल नहीं हुआ है हिंदुस्तान में। तो क्योंकि कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल कराना है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का हेल्प लेना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू करता है। सारे के सारे इंडेस हम लोगों ने प्रिपेयर किए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI ने, क्योंकि हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूट से बड़ी, ICAI से बड़ी कोई अकाउंटिंग की बॉडी नहीं है जिसको सारे अकाउंटिंग एस्पेक्ट वर्ल्ड में अच्छे से समझ में आते हो। तो ASB ने बनाए सारे इंडेस इन कंसल्टेशन विथ नकास। आज के दिन इसका नाम नकास बोलना ठीक नहीं रहेगा, आज के दिन, उस वक्त जब इंडेस बन के आया उस वक्त नकास ही नाम था। आज के दिन इसका नाम बदल करके NFRA हो गया है, तो इसको काटने की जरूरत नहीं है। नकास ऑब्लिक NFRA, नकास हैज बीन रीनेम्ड एज NFRA ऑन टुडे। तो सर नकास का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और नफरा नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ हेल्प चाहिए होता है कि भाई इंडेस कैसा होना चाहिए, किस कंपनी पे एप्लीकेबल करवाना चाहिए, तो वो लोग नफरा से या अर्लियर नकास से हेल्प लेते थे या लेते हैं आज भी। और सारा का सारा इंडेस इसी नफरा के कंसल्टेशन से ही अनाउंस हुआ है। ओके,
और इंड एस की जो नंबरिंग भी हुई है ना, वो आईएफआरएस के हिसाब से, नाम भी और नंबरिंग भी आईएफआरएस के हिसाब से रखा गया है, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब आज आपको एक छोटा सा बात और एक्स्ट्रा बता दूं कि आईएफआरएस में क्या हुआ है कि कुछ आईएएस हैं और कुछ आईएफआरएस हैं। बैकग्राउंड पे अभी मैं नहीं जा रहा हूं, बस खाली सुन के रखो कि 2001 के पहले लंदन में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू हुए उनको आईएएस बोला गया, और 2001 के बाद जो इश्यू हुए उनको आईएफआरएस बोला गया। ओके, तो आईएएस और आईएफआरएस दोनों के दोनों एप्लीकेबल हैं, दोनों के दोनों वैलिड हैं। आईएएस जो इश्यू हुआ वो 1 से लेके 41 नंबर तक था, और आईएफआरएस जो इश्यू हुआ वो 1 से 17, अभी 17वां आ गया है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो 1 to 17 है। वैसे मेरे इस नोट्स में 16 तक ही डिस्कशन किया गया है। नाउ अब जब इंड एस बनाने का वक्त आया तो आईएफआरएस, अब इस सिस्टम में देखो, देयर इज एन आईएएस 1 एंड देयर इज एन आईएफआरएस 1 ऑल्सो। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? मतलब एक आईएएस 10 भी है और एक आईएफआरएस 10 भी है। तो सर फिर कैसे मैनेज किया? इंड एस वालों ने नंबरिंग कैसे की? इंड एस वालों ने क्या किया, 1 से 41 का नंबर रखा इंड एस 1 से 41, और 1 से 17 आईएफआरएस का नंबरिंग रखा इंड एस 101 से 1117। गॉट द पॉइंट? तो इस नंबरिंग होने की वजह से, ऐसा नंबरिंग होने की वजह से हम लोगों का नंबर डिस्टर्ब भी नहीं हुआ, और हम लोगों ने इंड एस 1 के नाम से 2 ठो इंड एस कैसे कर देंगे? अब ये तो आईएएस 1 और आईएफआरएस 1 वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग तो इंड एस 1 और इंड एस 1 तो नहीं बोल सकते। तो हमने इंड एस 1 से 41, आईएएस 1 से 41 का जो कन्वर्ज्ड इंड एस बनाया उसका नंबरिंग किया, और आईएफआरएस 1 से 17 को इंड एस 101 से इंड एस 117 का नंबरिंग किया। तो ये हम लोगों का नंबरिंग है। और आप लोग इस बात का टेंशन मत लेना कि सर 41 से लेकर के 101 तक इंड एस कहां है, वो नहीं है और आगे भी नहीं आएगा। ओके, आइए अगले स्लाइड में चलते हैं। इंड एस की जरूरत क्यों पड़ी? हिंदुस्तान को इंड एस में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? एकदम सिंपल सा आंसर है, ग्लोबल कंपैरेबिलिटी। आज के दिन इंडिया एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा है। हिंदुस्तान में इतना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आता है, इंडिया की कंपनियां बाहर में इन्वेस्ट करती हैं। तो सारे इन्वेस्टर लोगों को जो फिनेंशियल रिपोर्टिंग चाहिए वो एक जैसी चाहिए। हिंदुस्तान एक्स भाषा में लिखेगा, लंदन वाई भाषा में लिखेगा और अमेरिका जेड भाषा में लिखेगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरेबिलिटी नहीं आएगा। तो टू एंश्योर द कंपैरेबिलिटी ग्लोबली, इंड एस को लाना जरूरी था। इंड एस आया, आईएफआरएस को कन्वर्ज करके ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर्स बहुत बढ़ गए, बहुत सारे नोट्स ऑन अकाउंट्स आजकल बनते हैं। इकोनॉमिक रियलिटी का बेटर रिफ्लेक्शन होता है, बिकॉज इंड एस में आप धीरे धीरे पढ़ोगे फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट को बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया गया है, एंड इंटरनेशनल रिपोर्टिंग प्रैक्टिस के साथ हम लोग अलाइन हो गए। तो आज के दिन कोई ग्लोबल इन्वेस्टर, मान लो कोई बिल गेट्स, मान लो कोई एलॉन मस्क, मान लो कोई बिल क्लिंटन, वो अगर आज के दिन, या कोई बड़ा इन्वेस्टर, कोई बड़ी पी फर्म अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उन लोगों को रिपोर्टिंग उनके स्टैंडर्ड की ही मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग इंड एस कंप्लायंट हो गए हैं। गॉट द पॉइंट? आगे इंड एस में हम लोगों ने ये पूरा कोशिश किया कि भाई आईएफआरएस में जो चीज बोला गया है, जो पैराग्राफ्स हैं, जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं, उसको हम लोग डिस्टर्ब ना करें। मतलब बेसिकली इंड एस के अंदर आईएफआरएस के हार्ट एंड सोल, मैं ये वर्ड यूज करता हूं, मेरा पर्सनल वर्ड है, हार्ट एंड सोल को डिस्टर्ब नहीं किया गया है। थोड़ा मोड़ा मिनिमम चेंजेस यहां वहां जहां जहां हम लोगों को जरूरत था वो हम लोगों ने डाला। अदरवाइज ये बोला जा सकता है कि पूरे आईएफआरएस का 99.95% इंड एस में एज इट इज है। 0.05% हमने बदलाव किए हैं, जिसका नाम हमने कार्व आउट और कार्व इन रखा है। क्या है ये कार्व आउट कार्व इन, हम डिस्कस करेंगे। और वेरियस इंड एस में भी जब डिस्कशन आएगा तो कार्व आउट कार्व इन का डिस्कशन होगा। तो मैंने लिखा देखो, इंड एस आर केप्ट इन लाइन विद द कॉरेस्पॉन्डिंग IAS/IFRS and the departures have been made only when it was considered absolutely essential. आगे चेंजेस हमने कहां पे किए?
चेंजेस हमने किए कुछ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस, कुछ कार्व आउट और कुछ कार्व इन। कार्व आउट कार्व इन थोड़ी देर के बाद बताता हूं, पहले टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस में चलो। जैसे आईएफआरएस में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोला जाता है, बैलेंस शीट को हम बोले नहीं, हम तो बैलेंस शीट ही बोलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोला जाता है, हम बोले नहीं, हम तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही बोलेंगे। तो इस तरह से छोटे मोटे जो वर्ड्स हम लोग, माने इससे कोई बहुत बड़ा माने सब्सटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, मतलब आईडी खाली नाम में थोड़ा मोड़ा, ताकि हम लोग पहले से किसी नाम के साथ कंफर्टेबल हैं तो हम लोग अभी भी वही नाम रखना चाहते थे। तो इस तरह थोड़े मोटे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस को बड़ा चेंज नहीं मानना चाहिए, बट हाँ ऐसा किया गया है। और ऐसा चेंजेस हम लोगों ने इंडिया के लीगल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए ही किया है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत दिनों के बाद, अगर आप मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट रहे हैं 95, 96, 99, 2002 वगैरह के, तो आपको अच्छा लग रहा होगा, अरे सर का पुराना बात सब सुन रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, वापस से क्लास वाली फीलिंग आ रही है। सो दैट्स फाइन, यू एंजॉय। कभी भी जरूरत पड़े मेरे से कॉन्टैक्ट करो, व्हाट्सएप पे बात करो, मेरे को भी अच्छा लगेगा, इतने पुराने बच्चे वापस से मेरे से मिलेंगे। तो आइए, तो सर कार्व आउट क्या होता है? कार्व आउट का मतलब आईएफआरएस में कोई पर्टिकुलर चीज को लेकर के कोई ट्रीटमेंट बोला गया, ऐसे करना है। इंडिया के कस्टम्स को, सिस्टम को, इकोनॉमिक्स को, आइडियाज को देख करके हमको लगा ना ना सर ये सिस्टम तो नहीं चलेगा इंडिया में, तो हम लोगों ने वहां बदल करके एक नया रूल लाया जिसको हम लोगों ने कार्व आउट का नाम दिया। सो अगर आईएफआरएस कोई पर्टिकुलर चीज के ट्रीटमेंट को लेकर के एक्स बोलता है और हमको लगता है नहीं एक्स हमारे यहां पे नहीं चलेगा, हमको तो वाई करना होगा, तो हम लोगों ने वाई किया और उसको हम लोगों ने कार्व आउट का नाम दिया। मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे अमलगमेशन होता है, बिजनेस एक्विजिशन हम लोग जिसको बोलते थे, उसमें हम लोग किसी कंपनी को अगर परचेज कंसिडरेशन दिए 400 करोड़ रुपया और उसका नेट असेट हम लोग अक्वायर किए मान लो 430 करोड़ रुपया का, तो हम लोगों को गेन हुआ 30 करोड़ रुपया का। पढ़े तो होंगे आप लोगों को, याद तो होगा थोड़ा बहुत बेसिक बात। तो ये जो गेन हुआ 30 करोड़ रुपया का, असेट से सस्ता हम लोगों को कम नहीं मिला, इसको आईएफआरएस बोलता है इट इज गेन ऑन बार्गेन परचेज, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर लो। इंडिया में जब इंड एस डिजाइन हुआ, इंस्टीट्यूट ने, सारे लोगों ने बैठ करके जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने डिसाइड किया तो बोला नहीं नहीं हम लोग इसको पी&एल में नहीं डालने देंगे, ये तो कैपिटल रिजर्व में ही क्रेडिट होगा। तो ये बड़ा चेंज है, एक आइटम जो कि पी&एल में स्टेटमेंट ऑफ पी&एल को हिट करेगा, हम लोग बोले नहीं सर इसको बैलेंस शीट में लेकर के जाएंगे, सीधे पी&एल में नहीं लेकर के जाएंगे। तो इस तरह के चेंजेस 11-12 जगह पे हम लोगों ने किए हैं। रिस्पेक्टिव इंडेस जब आप पढ़ोगे सुनोगे तब आपको ये आइडिया मिलेगा, बट फॉर द टाइम बीइंग कार्व आउट का मतलब यही है। आइए मैं रीडिंग करता हूं मैंने क्या लिखा। कार्व आउट्स आर डिफरेंसेस फ्रॉम आईएफआरएस ड्यू टू इंडियन कंडीशंस based on local law practices and economic factors, and carve outs are only applied where it was absolutely essential. अब आइए कार्व इन क्या है। तो हमने 3 तरह के चेंजेस बोले थे। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस जो कि बेकार है, बेकार सा है, छोटा मोटा बात है। कार्व आउट जो कि बहुत बड़ा बात है, हम बदले हैं, आईएफआरएस कुछ बोलता हम कुछ और बोल रहे हैं। और कार्विन, कार्विन का मतलब हुआ मान लो आईएफआरएस ने कोई पर्टिकुलर टॉपिक को कवर ही नहीं किया और इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो टॉपिक है, तो हमको तो अपने रूल लाने पड़ेंगे ना जी। आईएफआरएस में वो रूल नहीं तो क्या वो हमारे यहाँ है और हम लाना चाहते हैं, तो वो रूल जब हम लाते हैं तो हम लोग उसको कार्व इन का नाम दिए। एक ही कार्व इन मेरे दिमाग में आता है और मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिख के रखा है, इंड एस 103 में बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल। अगर आपको याद हो तो अमलगमेशन में आप एक चीज पढ़ा करते थे, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। वो चीज आईएफआरएस में है ही नहीं। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को, इंस्टीट्यूट को ये लगा कि नहीं, एक कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन अगर होता है, मतलब 2 कंपनियां मिलती हैं एक दूसरे के साथ और पहले भी दोनों का कंट्रोल जिसके हाथ में था, मिलने के बाद भी कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहने वाला है, तो कॉमन कंट्रोल बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए लिमिटेड नाम की एक कंपनी बी और सी को कंट्रोल करती है। अब बी और सी अगर आपस में अमलगमेट कर जाते हैं तो दोनों कॉमन कंट्रोल में थे, मिलने के बाद भी उनका कंट्रोल ए लिमिटेड के पास ही रहने वाला है, तो उसको कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन बोला जाता है। जब आप इंड एस 103 पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे।
नाउ हम लोगों ने क्या किया कि क्योंकि आईएफआरएस में कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन बोल करके कुछ कवरेज था ही नहीं, हमने उसमें डाला और बोला भाई ये हमारी तरफ से कार्विन है। ओके, आइए मैं रीड करता हूं कि व्हाट आर कार्विन्स। कार्विन्स आर द एडिशनल गाइडेंस इंक्लूडेड बियॉन्ड आईएफआरएस। इंड एस 103 का एग्जांपल बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल। इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी फॉर इंडियन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स। जो सीसीबीसी है उसको लेकर के ये बातचीत है। अब आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगर मैं समरी करूं अभी तक, तो बेसिकली आईएफआरएस में 99.95% जो लिखा हुआ है वो हमने इंड एस में इंक्लूड किया। 0.05% का जो चेंज है वो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस प्लस कार्व आउट्स प्लस कार्व इन्स। गॉट इट? आगे इंड एस का रोड मैप फॉर इंप्लीमेंटेशन हिंदुस्तान में कैसा है या कैसा था? यह बोला गया कि भाई फर्स्ट फेज में पहले लेवल पे हम लोग एनबीएफसी, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज को छोड़ देंगे, उनको थोड़ा बाद में अप्लाई करने बोलेंगे। बाकी जितनी भी कंपनियां हैं उन लोगों के ऊपर हम लोग पहले बोलेंगे आप लोग इंड एस अप्लाई करो। तो आपको टोटल मिलाकर के मैं 4 बात बताऊंगा फॉर कंपनीज अदर देन बैंक, एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस कंपनीज, फिर एनबीएफसी के बारे में, फिर बैंक्स के बारे में और फिर इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में। क्या रोड मैप है आप सुनो धीरे धीरे करके। ओके, सुनिए। फॉर कंपनीज अदर देन एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक्स, मतलब मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या मान लो कोई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। एक चीज क्लियर रखना, इंड एस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन कॉर्पोरेट्स। ठीक है। 1 अप्रैल 2016 से फेज 1 स्टार्ट हुआ और यह बोला गया कि लिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ इक्विटी, टर्नओवर नहीं, इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड, जिनकी इक्विटी 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, वो लोग 1/4/2016 से इंड एस कंप्लायंट फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और 50 माने 16-17 का बैलेंस शीट P&L इंड एस कंप्लायंट बनाएंगे और 15-16 का कंपेरेटिव भी इंड एस कंप्लायंट ही देंगे। तो 1/4/2016 से लिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से इक्वल टू या मोर है उनको बोला गया आप इंड एस कंप्लायंट हो जाइए। अनलिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, बट अनलिस्टेड कंपनी भी अगर आपका नेटवर्थ इक्वल टू या मोर देन 500 करोड़ है तो आपको 1/4/2016 से ही इंड एस कंप्लायंट होना है और इनके पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट और जेवीज को भी इंड एस कंप्लायंट होना है। सो वेरी सिंपल, इजी कहानी यह है, एनी कंपनी वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से इक्वल टू या मोर है उनको 1/4/2016 से इंड एस कंप्लायंट होना है। एक बार कोई भी कंपनी इंड एस कंप्लायंट हुई तो उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसका जेवी, उसका एसोसिएट भी इंड एस कंप्लायंट होना पड़ेगा। सो दैट इज दिस फर्स्ट फेज 1 ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब आइए फेज 2, 1/4/2017। जो लिस्टेड कंपनियां बच गई, मतलब लेस देन 500 करोड़ वाली नेटवर्थ वाली कंपनियां लिस्टेड, उनको इंड एस में आ जाना है 1/4/17 से। अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से तो नीचे है लेकिन 250 करोड़ से इक्वल टू या मोर है, उनको इंड एस कंप्लायंट हो जाना है और फिर उनका होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट और जेवी। तो अब यहां पे आपको एक अच्छा चीज दिखने मिलेगा कि फाइनली क्या हुआ कि लिस्टेड कंपनियां जिनका नेटवर्थ चाहे कुछ भी हो 1/4/17 के बाद से दे हैव टू बी इंड एस कंप्लायंट। 500 करोड़ वाली तो 1/4/2016 से ही कंप्लायंट हो गई थी, बट 1/4/17 ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे तो ऑल लिस्टेड कंपनीज हैव टू बी इंड एस कंप्लायंट। और अनलिस्टेड कंपनीज 1/4/2017 से सिर्फ जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से इक्वल टू या मोर है उनको इंड एस कंप्लायंट होना है। तो आज के दिन का सिनारियो ये है कि ऑल लिस्टेड कंपनी, आज के दिन का मतलब इफ यू आर सिटिंग इन 2026, तो आज के दिन का सिनारियो ये, ऑल लिस्टेड कंपनीज आर ऑलरेडी इंड एस कंप्लायंट एंड अनलिस्टेड कंपनीज विथ नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू 250 crores आर ऑलरेडी इंड एस कंप्लायंट। ओके,
आगे यहां जो लिस्टेड कंपनियों की बात हो रही है, यहां एसएमई एक्सचेंज वाली कंपनियों की बात नहीं हो रही है. कंपनीज लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंजेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंड एस. दूसरी बात, एक बार अगर इंड एस एप्लीकेबल हो गया तो फिर आने वाले हर फाइनेंशियल ईयर में आपको इंड एस कंप्लायंट रहना है. एग्जिट का कोई रूट नहीं है. ओके. और जो जो कंपनियां इंड एस कंप्लायंट नहीं हो रही हैं, फॉर एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, छोटी मोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, छोटी मोटी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, जो लोग अनलिस्टेड स्पेस में हैं, वो लोग एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे. तो आज के दिन हिंदुस्तान में दो तरह से कंपनियां बैलेंस शीटें बनाती हैं. हम बोलेंगे छोटी कंपनियां, 250 करोड़ से कम नेटवर्थ वाली. अनलिस्टेड कंपनियां एस फॉलो करती हैं. 250 करोड़ से ऊपर वाली अनलिस्टेड कंपनियां इंड एस फॉलो करती हैं और सारी लिस्टेड कंपनियां इंड एस फॉलो करती हैं. क्लियर है? रोड मैप अच्छे से समझ में आ गया. आइए अगले पैराग्राफ में चलते हैं. एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए क्या रूल है, इसमें मैं आपको यह बोलूंगा कि इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर अभी भी एप्लीकेबिलिटी आई नहीं है. तो आप खाली एनबीएफसी सुनो. इसको मैंने काट दिया, ठीक है. एनबीएफसी को बोला गया जो फेज 1 1416 वाला था ना, 1416 वाला 500 करोड़ से ऊपर वाली कंपनियों के लिए, वो एनबीएफसी को 14/2018 किया गया. 2 साल का लीवे. और फेज 2 वाले को किया गया 14/2019. तो मैं पढ़ूंगा, आपको समझ में आएगा. सर वही तो बात बोला हुआ है, खाली रिपीट किया गया है. पहले आप अदर कंपनीज के बारे में बात कर रहे थे, अभी आप एनबीएफसीज के बारे में बात कर रहे हो. फॉर कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस, या मान लो फॉर कंपनीज लाइक एबी कैपिटल टाइप की जो कंपनियां हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूं. तो देखो वही लिखा हुआ है, एनबीएफसीज वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड हैविंग नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर 1/4/2018 से इंड एस कंप्लायंट होना है. उनकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट को भी होना है. हो गया बात. एंड देन फेज 2 में 1 अप्रैल 2019 से अदर लिस्टेड एनबीएफसीज, सेम अनलिस्टेड एनबीएफसी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से 500 करोड़ के बीच का था, एंड इनका होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट्स और जेवीज. तो 2 बार पढ़ने का कोई लॉजिक ही नहीं है, एक ही बार में बोलो. जो रूल 1416 1417 का नॉर्मल कंपनियों के लिए था, वही रूल एनबीएफसीज के लिए 1418 1419, कुल मिला के 2 साल का उनको टाइम दिया गया कि भाई आप एडजस्ट कर लो. ओके. एक अच्छा पैराग्राफ कि इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल फॉर बोथ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज वेल एज इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नॉर्मल सी बात है, बट कहीं कोई एग्जेम्पशन नहीं है कि आप स्टैंड अलोन को एस के हिसाब से बनाओ, कंसोलिडेटेड को इंड एस के हिसाब से बनाओ. इस तरह की कहानियां नहीं है. बैंक्स के ऊपर और इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर आज के दिन इंड एस एप्लीकेबल नहीं हो पाया है. कई बार कोशिश हुई, आरबीआई का और आईआरडीए का ऑब्जेक्शन आ जाता है. प्रॉब्लम है इन लोगों को अभी तक इंड एस के सिस्टम में घुसने से. तो अभी तक हिंदुस्तान इंश्योरेंस कंपनियों को और बैंकों को इंड एस के अंदर ला नहीं पाया है. मैं देखो बोलता हूं कि फॉर बैंक्स फ्रॉम द डेट टू बी अनाउंस्ड बाय आरबीआई, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंड एस, ये बोल दिया गया है. इंश्योरेंस कंपनीज डेट्स विल बी अनाउंस्ड सब्सिक्वेंटली. तो फिर अल्टीमेटली वेट ही करना पड़ेगा एज ऑन टुडे. मेरे को लगता है बैंक्स वगैरह के ऊपर बहुत जल्दी इंड एस अप्लाइड हो जाएगा. आप इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा. सो सर ये स्ट्रक्चर है इंड एस की एप्लीकेबिलिटी का, रोड मैप का. ओके. अब आइए इंड एस का लिस्ट आपको सुनाते हैं और नंबरिंग को भी आप नोटिस कीजिएगा. किस किस टॉपिक पे इंड एस है, किस किस सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट तो क्या बोलूं, किस किस टॉपिक पे. और ये सारे इंड एस हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे. इंड एस 1 इज ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इंड एस 2 इज ऑन इन्वेंट्रीज. इंड एस 7 इज ऑन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. आपके मन में क्वेश्चन आएगा 3, 4, 5, 6 कहां गया? तो द आंसर इज 3, 4, 5, 6 आईएफआरएस बन गया. आईएएस के हिसाब से बोल रहा हूं, आईएफआरएस बन गया. और हमारे यहां पे वो सब इंड एस 102, 103, 104 ये सब बन गया. तो सर पहले 3, 4, 5, 6 था हिंदुस्तान में कभी नहीं था. आईएएस में था.
IFRS बन गया था, बिकॉज वो लोग तो बहुत पहले से बना रहे हैं ना जी, लंदन वाले लोग तो उनके यहां पे था 3, 4, 5, 6, फिर उनके यहां से डिलीट हो गया जब उन लोग IFRS में शिफ्ट हुए थे। हम लोग क्योंकि 2016 में आए तो हम लोगों ने 3, 4, 5, 6 बनाया ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए कभी वो था ही नहीं। जो जिंदा IAS था हम लोग उसी का तो इंड एस बनाएंगे ना, जो डिलीट हो गया उनको क्यों बनाएंगे। तो 3, 4, 5, 6 हिंदुस्तान में कभी भी इंड एस नहीं था। हाँ, पूछ सकते हो कि सर फिर इंड एस 7 का नंबर को इंड एस 3 कर देते तो फिर कंफ्यूजन होता IFRS के साथ नंबर मैच कराने में, तो हमने नंबरिंग को सेम रखने का कोशिश किया। Ind AS 7 is on cash flow statement. Ind AS 8 is on accounting policies and changes in accounting estimates, etc. Ind AS 10 is on events occurring after the balance sheet date. Ind AS 12 is on income tax. Ind AS 16 is on property, plant and equipment. Ind AS 19 बीच में कोई भी चीज मिसिंग है, लॉजिक दे चुका हूं क्यों मिसिंग है। Ind AS 19 is on employee benefits. Ind AS 20 is on accounting for government grants. Ind AS 20 is on foreign exchange fluctuation. Ind AS 23 is on borrowing cost. Ind AS 24 is on related party disclosures. Ind AS 27 is on separate financial statements. Ind AS 28 is on investment in associates and JVs. Ind AS 29 is on hyperinflationary economies. Ind AS 32 is on financial instrument presentations. 33 is on EPS. Ind AS 34 is on interim financial reporting. 36 is on impairment of assets. Ind AS 37 is on provisions, contingent liabilities and contingent asset. Ind AS 38 is on intangible assets. Ind AS 40 investment property. Ind AS 41 agriculture. थोड़ा चाय पी लेता हूं। Then comes Ind AS 101, which is on first time adoption of Ind AS. 102 share based payment. 103 business combination, amalgamation जिसको बोलते हो. 104 insurance contract. 105 non current asset held for sale. 106 exploration for and evaluation of mineral resources. 107 financial instrument disclosures. 108 operating segments जिसको आप segment reporting बोलते थे. 109 financial instrument. आप देखो financial instrument पे 3 Ind AS है. फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जिसको बोल दो, लोन अकाउंटिंग बोल दो, डिवेंचर अकाउंटिंग बोल दो, लाइबिलिटी अकाउंटिंग बोल दो, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाली, उसमें 3 इंड एस है। एक है 109, एक है 20 नहीं, एक मिनट को, एक है 107 और एक है परहैप्स 30, एक मिनट उसका नंबर भूल गया मैं, 32। तो इंड एस 109 में आप पढ़ोगे पूरा फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस। 107 में आप लोग पढ़ोगे इंड एस 107 में फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, और इंड एस 32 में फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाए। तो आपके मन में आएगा सर तीनों का एक ही मिला के इंड एस बना देते, डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन और अकाउंटिंग के लिए अलग अलग इंड एस क्यों बनाया? क्योंकि तीनों इतना बड़ा बड़ा था ना कि तीनों को मिलाकर के एक बनाने से बहुत ही बड़ा बन जाता है, तो बोलकर के इन्होंने 3 में डिवाइड कर दिया। ओके, Ind AS 110 is on consolidated financial statements. Ind AS 111 is on joint arrangements जिसको JVs बोलते हो. Ind AS 112 is on disclosure of interest in other entities. 113 is on fair value measurement. 114 is on regulatory deferral accounts. 115 is on revenue from contracts with customers जिसको आप revenue recognition बोलते हो. 116 is on leases. 117 एक तो नया आया है, जैसे ही वो मैंडेटरीली एप्लीकेबल कर देगा आपको बता दिया जाएगा, बट अभी आप मान के चलो इतने इंड एस आपको कवर करने, मैं करवाऊंगा धीरे धीरे करके। ओके, सो वी हैड कम टू द एंड ऑफ आवर फर्स्ट क्लास। की टेकअवेज क्या क्या, हम लोगों ने क्या सीखा? इंड एस है इंडियन वर्जन ऑफ IFRS विथ थोड़ा मोड़ा चेंजेस। कार्व आउट क्या है? IFRS से डिफरेंट रूल, remove impractical IFRS requirements from Indian point of view, from India's point of view. Carvin क्या है? Add on India specific guidance. सर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? अगर किसी तरह का आपको हायर अथॉरिटीज में एग्जाम देना है उसके लिए, ऑडिट्स वगैरह के लिए, और अगर आप खुद फिनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह करते हो तो उसके लिए आप लोगों को इन सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पूरी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, और मेरा चेहरा भी देख के अच्छा लगा होगा इतने साल के बाद
चलो, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय। और एक बात और बताता हूं मैं आप लोगों को कि ये जो आइडिया लगाना मेरे को कि भाई प्रोफेशनल लोगों के लिए छोटे पीरियड में, ताकि वो लोग मोबाइल में बैठ करके, गाड़ी में बैठ करके अपनी क्लास कर लें, ये आइडिया मुझे एक बच्चे से ही आया, मतलब मेरे एक स्टूडेंट से ही आया जो अभी मेरा फ्रेंड भी है। वो बोला सर इंडेस आया है और हम लोगों को इंडेस के बारे में मालूम नहीं है और हम लोग CFO CEO बन गए हैं, तो कुछ एक ऐसा छोटा सा आइडिया दीजिए ना, ताकि एक तो हम लोग भी मतलब इंडेस कंप्लायंट हो जाएं या इंडेस से कंफर्टेबल हो जाएं। तो ये सिलेबस बनाया गया, ये कोर्स डिजाइन किया गया उसी आइडिया के साथ, और आप लोग सभी इसको एंजॉय करो, इसको समझो। एक अच्छा सा एडिशनल नॉलेज आपकी किट्टी में घुस जाएगा, आपके काम ही आएगा। ओके, चलो बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।